वेलकम टू सक्सेस पाथ ऑनलाइन। सक्सेस पाथ ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने क्लासेस चलाई हुई जो कि फ्री हैं। पहला सब्जेक्ट मैंने उठाया हुआ है इंडियन पॉलिटी, और आज इसका ये चौथा लेक्चर है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। स्ट्रेटजी के बाद 3 वीडियो आ चुके हैं, आज ये चौथा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे केंद्रीय कार्यपालिका, जो कि संविधान के भाग 5 में दिया गया है। तो केंद्रीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में दिया गया, अनुच्छेद 52 से 78 तक इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है संसद किसको लेके बनता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो यहाँ देख लीजिए आप। पहले राष्ट्रपति होगा, फिर राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक जो है उच्च सदन है, और ये निम्न सदन है। निम्न सदन क्यों कहते हैं, उच्च सदन क्यों कहते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जो निम्न सदन होता है वो 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से मेंबर चुने जाते हैं। उच्च सदन जो होता है वो परमानेंट रहता है। संविधान में इसको परमानेंट लिखा हुआ है, वो कभी भंग नहीं होता है। यहाँ पे हमने समझा, इसीलिए राष्ट्रपति का नाम पहले आ गया इसमें ना। अगर यहाँ नहीं बताता तो आप समझ नहीं पाते कि राष्ट्रपति हमने पहले क्यों शुरू किया हुआ है। बाकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में हमने पहले देख लिया है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल है जिसे सीधा प्रश्न आता है छोटे एग्जाम में, और इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता। जैसे कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 53(1) में राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है और अपने अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। फिर दूसरा है योग्यता, राष्ट्रपति के 58 में दी गई है। भारत का नागरिक जिसकी उम्र 35 साल हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और जिसका नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 50 द्वारा अनुमोदित हो। ठीक है, अल्लाह आपका पदर न करता हो। प्रस्तावित मतलब 50 लोगों ने नाम लिख कर दिया कि हाँ ये राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट नहीं बनता है, इसके जो है निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन जब होगा तो उसका कोई जो सिस्टम बनेगा, कैसे निर्वाचन मंडल होंगे। तो ये आर्टिकल 54 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्य विधानसभाओं में भी निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो होंगे। दिल्ली का जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो सारे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। और ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था दिल्ली और पुडुचेरी का। अब निर्वाचित सदस्यों को ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र का एक जो है मेन प्रतिनिधि जो होगा राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का जो मालिक होगा। अगर हमने गणतंत्र बनाया हुआ है, हमने एक जो है डेमोक्रेसी बनाई है, तो हमारा जो नेता होगा वो भी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुना जाएगा। इसीलिए जो है मनोनीत सदस्यों को ना लेकर जो है निर्वाचित सदस्यों को लेते हैं, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों को लोकतंत्र में प्रतिनिधि माना जाता है पब्लिक का। तो निर्वाचित सदस्य जिसे राष्ट्रपति बनाएगा उसे लगेगा कि पब्लिक ने राष्ट्रपति बनाया हुआ है, हालांकि वास्तविक स्थिति कुछ और है। हम यहाँ पे ये मानेंगे। निर्वाचित सदस्य याद करने के लिए मैंने आपको निर्वाचित का उपयोग बताया था कि आप कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। निर्वाचित और मनोनीत दिया होता है उसमें ना, सभी सदस्य लिखे होते हैं। सभी नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। आगे देखते हैं निर्वाचन का प्रोसेस कैसे होता है। निर्वाचन का प्रोसेस आर्टिकल 55 में दिया गया है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। जो सदस्य होते हैं वही आप जो है चुनते हैं, और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का जो शपथ है भाग 3 में जो दिया हुआ उसमें नहीं दिया हुआ, अलग से 60 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई भी होगा। और जो राष्ट्रपति की प्रलब्धियाँ होती हैं, जो उसके वेतन होते हैं, उसे 5 लाख महीने का वेतन मिलता है। तो वो जो है 5 लाख प्रति माह मिलता है। तो वो है आपको संचित निधि से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। ये कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है।
फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लग सकता है। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको यहीं याद कर लेना है, बार बार याद है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। 14 दिन पहले 1/4 सदस्य जो होंगे संविधान के हस्ताक्षर युक्त करके किसी भी सदन में ये कहेंगे कि हाँ राष्ट्रपति ने इस तरह से कुछ गलत किया है और जो है इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित होने पर ही पद रिक्त होगा। दोनों सदनों की बात होती है, दोनों सदन में जब बहुमत पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति का जो पद होगा वो रिक्त हो जाएगा, फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, यहाँ ये भी देख लीजिए उपराष्ट्रपति का, तो ये दोनों ही जो है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो जो है इस पर निर्णय करेगी, इसके अलावा कोई और कोर्ट नहीं कर सकता। अब देखते हैं संसदीय प्रणाली के बारे में। भारत में ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक नाम मान का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती, जिनका स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से प्रयोग करते। ये राष्ट्रपति चैप्टर हो गया आपका टॉपिक जो है। उसके बाद भारत सरकार के सभी कार्य उसी के नाम से की जाती है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। किसी IAS की नियुक्ति करनी हो गई, कोई कमीशन बनाना हुआ, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। योग्यताएं देख लेते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताएं होंगी। नागरिक होगा भारत का, 35 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार अथवा राज्य के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। निर्वाचन के लिए बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य एवं केंद्र शासित विधानसभाओं, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्यों को इनमें शामिल नहीं किया था। यहाँ तक ये कथन ही बनाया हुआ था, किसी UPSC क्वेश्चन मैंने देखा था, 2015 में शायद आया था। राष्ट्रपति सीधे जो है जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। समानुपातिक प्रणाली का मतलब यह है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि के मत का जो मूल्य होगा उस जनसंख्या के अनुपात होगा जिसका वह जो है डेलीगेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। एक मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य जो होता है एक विधायक के मत के मूल्य से अधिक होता है। तो सांसद का मत मूल्य होगा विधायक से अधिक होगा। रीजन ये कि जो विधायक होते हैं वो राज्यों के होते हैं और राज्यों की जो संख्या अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, इसलिए जो विधायक के मत के मूल्य एवरेज बनते हैं वो कम बनते हैं सांसद से। सांसद का जो मत मूल्य होता है वो सेम होता है। और मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। निर्वाचक के मत का मूल्य, विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का जो मूल्य होगा राज्य की कुल जनसंख्या व उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त फल को 1000 से भाग देने प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो आपकी विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित जो सदस्य होंगे उनके जो मत का मूल्य होगा वो कुल जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा में जो कुल निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, उनकी संख्या से भाग दे दो। जैसे मान लीजिए 3 लाख की जनसंख्या है, 3 लाख की जनसंख्या होगी, आपके 10 विधायक हो गए तो इनसे भाग दे के गुणे 1000 कर दो, ये हो गया। संसद के प्रत्येक निर्वाचन के मत का मूल्य सभी राज्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य के योग को संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ये समान संख्या होती है। कार्यकाल 5 साल का होता है। पुनर्निर्वाचन का बात हो, पुनर्निर्वाचन मतलब रीसिलेक्शन हो जाए ना, इसका रीसिलेक्शन हो जाए, दोबारा नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, 2 बार 3 बार बन सकता। शपथ राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति के बारे में भी देखेंगे आगे। पद रिक्ति, तो यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने का रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा, सीनियर, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के बीच में 6 महीने के भीतर में होना चाहिए। जो चुनाव होगा, अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। बाकी पुनर्निर्वाचन का देख ही लिया हमने। बाकी शक्तियाँ देख लेते हैं। राष्ट्रपति को कई तरह शक्तियाँ मिलती हैं, जैसे कि कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। केंद्र सरकार की जो समस्त शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित होते हैं, उसी के नाम से कार्य होते हैं। विशेष पदों पर नियुक्ति का अधिकार उसे ही प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो हो गए आपके, ठीक है, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, कैग, और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होंगे, प्रशासक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत में विदेश के राजदूतों की पहचान को स्वीकार करता है। विदेशों में भारतीय राजदूतों के नियुक्ति पत्र भी जारी करता है। भारत का राष्ट्रपति जो होगा, उसकी जो कुछ विधायी शक्तियाँ होंगी, लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं, वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। पहली बार तो यही है कि संसद 3 होते हैं, संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 चीज़ आपको याद करनी चाहिए। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जो है पार्लियामेंट, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून जो है विधेयक कानून बनता है। तो विधेयक के बाद वो कानून बनता है। कोई भी जो होता है ड्राफ्ट होता है, उसके बाद वो लॉ बनता है। ठीक है, पहले ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद चर्चा होगी, फिर लॉ बन जाएगा। वह संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान भी करता है। सत्रावसान का मतलब है कि सत्र बुलाना, फिर अगले सत्र के लिए उसको बंद करना। संसद को भंग भी कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह करेगा, लेकिन लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ये सारा काम राष्ट्रपति करता है। कुछ चीज़ों में जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं उनके लिए। तो ये आर्टिकल 108 में दिया भी गया है। वो है नए राज्यों के निर्माण धन विधेयक को संचित निधि से, ये इसमें जो है पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं होंगे। कौन कौन से अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो, धन विधेयक या संचित निधि से धन खर्च करने वाला कोई भी विधेयक होगा, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति से पहले इन्होंने पूर्व अनुमति लेनी होती है, ड्राफ्ट बना के राष्ट्रपति को देना होता है, उसके बाद ये संसद में पारित होता है। अगर ये संसद में आया तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो है दोबारा चर्चा के लिए जाएगा, तो उसे साइन करना होगा। वो जो है इसको दोबारा थिंकिंग के लिए नहीं भेज सकता, दोबारा चर्चा के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने इस पर एक बार साइन की होती है। वह लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में 2 लोगों को, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ख्याति प्राप्त 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे ये एंग्लो इंडियन जो लोकसभा वाला है, ये सस्पेंडेड हो चुका है, अब सस्पेंडेड हो चुका है। ये पिछली साल इसको ख़त्म कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन वाला। बाकी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तब क्वेश्चन पूछते हैं, जब ये पहले पूछते थे कि जो है संसद के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तब उत्तर 14 लगाते थे। ठीक है, 12 + 2 लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगाएंगे, अब हम 12 ही लगाएंगे केवल। ये प्रश्न कई बार आ सकता है, कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में ऑर्डिनेंस शक्ति जो होती है जारी करने की राष्ट्रपति की होती है। आगे देख लेते हैं। कुछ जुडिशियल पावर भी होती है। न्यायिक शक्तियाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा की क्षमा करने, रोकने और जो है क्या करने का अधिकार है, कम करने का अधिकार है। कोर्ट मार्शल की सज़ा को भी क्षमा कर सकता है। इसमें कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ जो है सीधे पूछे जाते हैं मिलाने के लिए, या फिर कहते हैं कौन सा कथन गलत है। जैसे विराम का मतलब क्या होता है, दंड की कठोरता को कम कर देना। लघुकरण का मतलब होता है कठोर दंड को हल्के प्रकृति के दंड में बदलना। अगला है रिमेशन, परिहार, दंड की प्रकृति को बदले बिना दंड की अवधि को कम कर देना, परिहार कर देना।
प्राविलंबन, तो प्राविलंबन का मतलब होता है रिप्रीव करना। मृत्युदंड के जो अपराधी होते हैं उन्हें अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर देना, मृत्युदंड को रोक देना। पैरडन, अपराधी को दंडादेश से पूरी तरह से मुक्त करना। ये एक स्पेशल केस उसमें होता है और इसमें मंत्रिमंडल की जो होती है, मिनिस्टर काउंसिल की सजेशन ली जाती है, ऐसा नहीं होता ये। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 में ये है कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट होगा उन्हें ये कहेगा कि हमें इन सब्जेक्ट पर जो अपना सुझाव दीजिए। कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बनते हैं जब राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, न्यायालय का भी इसमें विचार लेना चाहिए। तो आर्टिकल 143 लोकहित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने कह सकता है, लेकिन न्यायालय को भी पावर दी गई कि वो चाहे तो जो है अपना सजेशन दे, चाहे तो ना दे। तो ये राय जो है देने के लिए बाध्य नहीं है न्यायालय। अगर राय दे भी देता है तो राष्ट्रपति वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब मिलिट्री पावर्स कुछ मिली हुई हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को सबसे पहले मिलिट्री पावर में बताया गया है कि रक्षा बलों का वो सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्टिकल 53 में कहा गया है युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, सेना को अभियान हेतु आदेशित करने की शक्ति इसी के पास में है। कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में, जैसे कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक से काम करता है। ठीक है, कई बार कंडीशन ऐसी होती है जब राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। इसके बाद फिर है आपकी आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए। तो ये राष्ट्रीय आपात 352 में। फिर राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। 356 के अंतर्गत किसी राज्य की जब प्रशासनिक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो संविधान के अनुसार नहीं चलती तो राष्ट्रपति को उस राज्य की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने का अधिकार है। फिर है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश की वित्तीय शाखा अगर खतरे में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये होगी। अब कुछ पावर है वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति का मतलब होता है कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के पास जाता है वो उसके साथ क्या करता है, अगर उसे पास करने का मन नहीं है तो ये वीटो पावर कही जाती हैं। तो राष्ट्रपति को, जो भारत के राष्ट्रपति, उन्हें 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ दी गई हैं। एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो, जब किसी राष्ट्रपति को जो है विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है। फिर सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक जो होते हैं धन विधेयक को छोड़कर के प्रभाव को सस्पेंड कर देता है और अपने पास प्रेषित इसी उद्देश्य से जो है अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। सस्पेंशन जो वीटो होता है उसमें राष्ट्रपति जो है उसके पास जो विधेयक होता है उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज देता है। तो ये होता है आपका सस्पेंशन वीटो। ठीक है, या निलंबनकारी वीटो होता है। इसमें धन विधेयक को छोड़ा जाता है। ठीक है, धन विधेयक को नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है धन विधेयक में, इसलिए उसको छोड़ के। अगला है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जब संसद द्वारा पारित जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में अनुमति ना देकर ना ही उसे पुनः विचार के लिए संसद में भेजता है तो उसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। ऐसे विधेयक जो होते हैं उन्हें सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है, उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है। इसमें समय सीमा नहीं दी गई है, इस वजह से राष्ट्रपति इसे दोबारा नहीं लौटाता है। ठीक है, एक डाक अधिनियम था, उसके लिए ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया भी था। ठीक है, फिर महाभियोग का प्रोसेस देख लेते हैं। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसकी समय जो होता है, समय पूरा होने से पहले, 5 साल पूरा होने से पहले संविधान के उल्लंघन, यहाँ पे सब्जेक्ट देखना, आरोप में महाभियोग लगाकर पदमुक्त किया जाता है। संसद किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना से शुरू की जा सकती है। मतलब कि राष्ट्रपति ने अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कहीं से भी
महाभियोग की प्रोसेस को चालू किया जा सकता है। यह आर्टिकल किस में दिया है? 61 में दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए उसे 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि राष्ट्रपति को बताना पड़ता है आपके खिलाफ महाभियोग लगने वाला है। इसमें क्या होता है कि 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करते हैं। फिर आरोपों का अन्वेषण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को पदमुक्त कर दिया जाता है, नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी इसी तरह बेहतर होती है और आपको सक्सेस पाथ ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ में आपको टेलीग्राम जो हमारा ये चैनल है इसको भी फॉलो करना चाहिए। इसमें नोट्स की PDF दी जाएगी टाइम टाइम पर। अगला टॉपिक इस तरह से राष्ट्रपति को हमने ख़त्म किया। राष्ट्रपति के बारे में 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति कितने इस साल के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति क्या होती है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, विधान जो सभा के सदस्य होते हैं और सांसद के सदस्यों के जो वोट का मापन होता है वो किस प्रकार से होता है, फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, कौन सी शक्तियों का क्या विशेषता है। ठीक है, ये हो गया। फिर महाभियोग हो गया, राष्ट्रपति का शपथ हो गया। इन सब चीज़ों को मैंने पीछे देखा और यही क्वेश्चन बार बार जो है राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन, या फिर जो है ये चुनाव संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं इस पर प्रश्न बनते हैं। आगे अब देखते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्यों के द्वारा होता है, जिसमें एकल हस्तांतरी जो है मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट के चुने जाने का राष्ट्रपति के समान है, लेकिन जो निर्वाचक मंडल है वो अलग है। ठीक है, इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, मनोनीत और जो चुने हुए दोनों होते हैं। ठीक है, फिर उसकी योग्यता है कि नागरिक भारत का होना चाहिए, 35 साल से उम्र कम ना हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए पात्रता रखी। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है जो उपराष्ट्रपति, उनमें अंतर है, क्योंकि ये राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखने के लिए मांगा जाता है और वो लोकसभा के सदन के सदस्य। 5 वर्ष की अवधि होती है और ये भी पुनर्निर्वाचन इसका हो सकता है। हामिद अंसारी को आपने देखा ही 2 कार्यकाल में। अनुच्छेद 67 खा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी प्रक्रिया है 67 खा में दी हुई है, इसके हटा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब यहाँ पे देखिए, लोकसभा का पदेन सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है, हम आगे देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को सदस्यों में से चुना जाता है, लेकिन जो पदेन सभापति राज्यसभा का होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अलग से चुना जाता है, ना कि उन सदस्यों के अंदर से चुना जाता है, दोनों सदन से देता है। और अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और ऐसी स्थिति में जो भी लाभ राष्ट्रपति को मिलते हैं वो सब के सब जो है उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को जो वेतन होता है उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, बल्कि वो जो सदन का सभापति होता है राज्यसभा का, उसके लिए मिलता है। आगे देख लेते हैं, मैंने इतनी एक्स्ट्रा जानकारी दी और ये आपको सुनना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है आपकी मिनिस्ट्री काउंसिल। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक डी फैक्टो होता है, प्रमुख होता है। सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। क्योंकि आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो 3 आर्टिकल ध्यान में रखेंगे। 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला 2, 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करता है और प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं। राष्ट्रपति से सिफारिश कर मंत्री को हटवा भी सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये अधिकार है। आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताए और राष्ट्रपति कोई जानकारी तो उसे उपलब्ध कराए। तो ये मैसेंजर होगा। मैसेंजर किस चीज़ का होगा? ये जो आपका काउंसिल होगी, मिनिस्ट्रियल काउंसिल टू प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके बीच का मैसेंजर होगा PM।
हालांकि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है ये, तो इसकी बातें ही मानी जाती हैं, लेकिन मैसेज जो मंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, उन्हें मैसेज इनके थ्रू पीएम के थ्रू सारे मैसेज पहुँचते हैं। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। जो कैबिनेट होता है और वो काउंसिल से छोटा होता है। कैबिनेट स्पेशल जो मंत्री होते हैं उनकी एक ग्रुप होती है राष्ट्रपति के साथ, में से हम कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट मंत्री ये सब मूल संविधान में नहीं था, आपने देखना चाहिए। मंत्री कई सारे स्तर होते हैं, पहले यही देख लेते हैं हम ना। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये तो मिनिस्ट्रियल पोर्शन हो गया। फिर संसदीय सचिव होते हैं, किचन कैबिनेट होते हैं, उप प्रधानमंत्री का पद होता है, ये सारे पद हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री सब मूल संविधान में नहीं था। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। अब कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो इन बैठकों में भाग लेते हैं, कैबिनेट बैठकों में। अगला है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ये आमंत्रित हो जाए तो उपस्थित होंगे, नहीं तो नहीं। ये दो प्रकार के होंगे, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिली होती है, जबकि बिना स्वतंत्र वाले सहायक होते हैं, उनके अधीन कार्य करते हैं। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो ये देखिए उपमंत्री हो गया या बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो गए, ये केवल एक जो होता है ना कि आपने चुनाव में खूब सारा प्रचार किया, चलो आपको भी कुछ पावर दे देते हैं, फीलिंग ला देते हैं मंत्री वाली बस। संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। संसदीय सचिव मंत्रियों के अंतिम श्रेणी में आते हैं और इनके पास कोई विभाग नहीं होता। ये वरिष्ठ मंत्रियों के संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं, सेम ही है वही चीज़। किचन कैबिनेट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़, किचन कैबिनेट प्रभावशाली मंत्रियों का समूह होता है जिसके निर्णय जो है लागू होते हैं, प्रधानमंत्री के सबसे खास व्यक्ति होते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो किचन कैबिनेट मुश्किल से 5 या 6 की होगी। अभी अगर सरकार में देखा जाए तो कुछ ही मंत्री हैं जो हमेशा हाईलाइट होते हैं, वही जो है किचन कैबिनेट कह सकते हैं हम। उप प्रधानमंत्री, इस पद का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं। सबसे प्रभावशाली मंत्री होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जब 2 कद्दावर नेता एक बराबर पे आ जाएं तो उनमें से जो पार्टी होती है, जो जीती पार्टी होती है, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऐसा काम करती है कि दोनों को खुश रखें। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जैसा कंसेप्ट आता है, या फिर जैसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसा कंसेप्ट आता है। जैसे कि अभी यूपी में है, यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के साथ में। तो ये ऐसे होता है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आगे देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं। ये चैप्टर तो हो गया ख़त्म हमारा, ठीक है। हमने पढ़ लिया मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। अब देखते हैं कुछ संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। वे संस्था जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल इनके लिए बने हुए हैं, वही जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने, और अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में दिया गया है, ठीक है, ये सुनील अरोड़ा अब नहीं रह गए। संघ लोक सेवा आयोग 315-323 तक। राज्य लोक सेवा आयोग हर राज्य में अलग 315-323 तक। वित्त आयोग 280, ठीक है। उसके बाद फिर है आपके अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। हर राज्य में अलग अलग होती हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी 350B में है। यहाँ पे छोटे एग्जामों में ये डायरेक्ट अनुच्छेद ही पूछे जाएंगे। चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में, लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में है, और जो इनके मेन हेड हैं, ठीक है, जो मेन हेड हैं कौन कौन हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का कौन है, वित्त आयोग का कौन है, अनुसूचित जाति आयोग का कौन है, तो ये सारे पूछे जाएंगे। इसमें गलत लिखा हुआ है इसलिए मैंने नहीं बताया।
एक करंट के वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हम पोस्ट के बारे में बताएंगे, कौन कौन से पोस्ट पे कौन है एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं ना, तो एग्ज़ाम के समय जो बताएंगे वो एग्ज़ाम में काम आएगा। आगे देखते हैं, गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं। गैर संवैधानिक निकाय अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के समान होते हैं। ये संस्थाएं देश के संविधान में लिखित नहीं होती हैं, अर्थात इनके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल पास करना पड़ता है। ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा संवैधानिक निकाय जो होते हैं वे जो है संविधान में उनके लिए अनुच्छेद दिया होता है, उनकी शक्ति अलग की होती है, लेकिन समय समय के आधार पर जब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी तो सरकार को जो है नए नए आयोग बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार ने फिर जो है संविधान में संशोधन न करके विशेष स्थिति के लिए विशिष्ट आयोगों का निर्माण किया। उन्हीं को हम जो है गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। और इन्हें निर्मित करने के लिए कभी कभी तो ये जो है एक अधिनियम से ही पारित हो जाते हैं, बन जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि ये छोटे उससे हो जाते हैं, आपके संसद से इसके लिए आयोग पारित किया जाता है। तो इस तरह से संसद से अधिनियम पारित करा जाए या फिर आदेश से भी बन जाते हैं। कई सारे हमने देखी संस्थाओं का निर्माण हुआ है, इन्हें हम ही गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, भारत में गैर संवैधानिक संस्थाओं की जो सूची है कई सारी, जैसे नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है। नीति आयोग जो है योजना आयोग के बाद जो है उनको बदल के बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष जो पीएम होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये भी ऐसे ही काउंसिल होती है, इसके भी अध्यक्ष जो होंगे वो पीएम होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी, और इसके कुल 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोग होते हैं अनुसूचित अध्यक्ष होते हैं, महिला आयोग के होंगे, जैसे महिला आयोग के हो गए, अनुसूचित जाति के जनजाति आयोग के हो गए, अल्पसंख्यक आयोग के हो गए। और अध्यक्षों का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल होता है। राष्ट्रपति द्वारा इन आयोग के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है, एक समिति होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो करती है। इसमें लोकसभा में के अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, उपसभापति होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद आ गया सूचना आयोग। सूचना का अधिकार जो है आपका 2005 का अध्याय 3 एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में प्रावधान करता है। और ये जो है 2005 की धारा 12 में दी गई है। धारा 13 में सूचना आयुक्तों को पदों से हटाने की सेवा शर्तें दी गई हैं। धारा 14 में उन्हें पद से हटाने के प्रावधान दिए गए हैं। ये है दिए हुए। अभी इसके ऊपर बदलाव हुआ था और ये काफ़ी चर्चित रहा था कि जो इसके अध्यक्ष और सूचना आयुक्त थे, जो भी होते थे, इनके सदस्यों की संख्या कम की गई है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये ठीक है, और समिति करती है, ये सब ठीक है। यहाँ पे इनके जो एरिया है वो 5 साल से हटा के ये कर दिया गया, जब तक केंद्र सरकार चाहे तब तक। ठीक है, ये बदलाव किया गया है इसमें। और इसके बाद लोकायुक्त हर राज्य में अलग अलग ही होते हैं। अगला हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है हमने देखा था कि ये जो पद होता है ये संवैधानिक पद है। तो जो अटॉर्नी जनरल का पद है ये 1919 के एक्ट में सबसे पहले आया था, उसके बाद से ये फॉलो किया जाने लग गया, बस इसके नाम बदले हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। महान्यायवादी का जो महान्यायवादी नहीं, वो कैग है जो मैं बता रहा हूँ 1919 में कैग। ये जो महान्यायवादी पद है ये दूसरा है। ये सरकार का वकील होता है,
इजी भाषा में बताता हूँ। सरकार का ये वकील होता है, आर्टिकल 76 में इसके बारे में दिया गया है। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश केवल जो जज बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय की, उसकी योग्यता रखता है। और इसके अलावा 2 अधिकारियों को भी विधि अधिकारी माना गया है, वह भारत के होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2 रखे जाते हैं अलग से। और भारत के महान्यायवादी के सहायक और भारत के दूसरे विधि अधिकारी हैं। उसके बाद भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो 2 ये और हो गए उन्हें मदद करने के लिए। दोनों पद वैधानिक हैं, सरकार द्वारा चुने जाते हैं। सरकार के बदलने पर ये पद बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये है महान्यायवादी। और ये जो है सेलेक्ट जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन जो इसका सिलेक्शन होता है राष्ट्रपति से, केवल कागजों में राष्ट्रपति से होता है, बाकी सरकार अपने हिसाब से ले आती है। हर सरकार को अगर कहा जाए एक आम भाषा में, तो अपना वकील रखने का अधिकार है, तो वो सेम वकील ही होता है ये कुल मिला के। संसद की बैठकों में ये रह सकता है और वहाँ पे ये बोल भी सकता है, मत नहीं दे सकता केवल। ऐसे ही जो कोई केस होता है तो सरकार की तरफ से लड़ने के लिए ये जाता है। तो ये आर्टिकल 76(3) में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा 76(4) जहाँ पे कहा गया कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहेगा और निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। और ये भी एक लाभ का पद नहीं माना जाता, ये अपना खुद का जो काम है वो कर सकता है। ठीक है, तो स्वयं का जो इसका प्रैक्टिस है वो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है ये। आर्टिकल 88 महान्यायाधीश को संसद के किसी भी सदन में बैठक और उसकी समिति जिसका वो सदस्य है कार्रवाई में भाग ले सकता है, मत देने का अधिकार नहीं है। 105(4) में कहा गया कि महान्यायाधीश को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों के भांति उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त है और विशेषाधिकार भी प्राप्त है। तो 105 में जो एक विशेषाधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 105 में, उसमें महान्यायवादी को भी रखा गया है। आगे देखते हैं पदाधिकारी। राज्यसभा का, ये लोकसभा का दिया हुआ। ठीक है, ये सारी डिटेल जो दी हुई है लोकसभा राज्यसभा का यहाँ पे लिख ही देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, चुना जाता है। उपसभापति सदन का सदस्य होता है। अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। सदस्य की योग्यता राज्यसभा के 30 वर्ष होनी चाहिए, संसद द्वारा पारित विधि द्वारा अधीन योग्यताएं होनी चाहिए उसके पास में। और राज्य की विधानसभा का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लोकसभा की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 5 साल छोटा मतलब 25 साल कम से कम आयु हो, संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित योग्यता और तीसरी अनुसूची के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है वो। ठीक है, और राज्य की विधानसभा का पंजीकृत मतदाता होगा। योग्य निरर्हता क्या है, कैसे वो जो है निकाला जा सकता है, तो 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्यता हो तो निकाला जा सकता है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी हो तो निकाला जा सकता है। अपराध में दोषी हो सिद्ध होने पर 2 साल या उससे अधिक की अगर सजा दे दी जाए, कारावास दे दिया जाए, तो भी निरर्हता मिल जाएगी, उसे आहार नहीं रहेगा राज्यसभा का। और सेम कंडीशन जो है लोकसभा के पद के लिए होना चाहिए। सदस्यों की समाप्ति कैसे होती है, जो राज्यसभा का सदस्य होगा सभापति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा और पीठासीन अधिकारी अगर उसे स्वीकार कर ले तो। यदि वो 60 दिन तक सदस्य बिना अनुमति के जो है सदन में ना आए तो भी वो राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति हो जाती है। ऐसे लोकसभा में भी है, अध्यक्ष को या पीठासीन अधिकारी से स्वीकार करे और 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, बिना बताए गायब रहे, या फिर न्यायालय उस चुनाव को अवैध घोषित कर दे इसके आधार पर संसद सदस्य बना था उसके लिए। राज्यसभा के लिए यदि सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, हैं अनुचित आचरण के कारण निष्कासन कर दिया जाता है, हैं
या फिर संविधान में वर्णित निर्भरताओं में भागी हो, सदस्य हो, राष्ट्रपति बना दो, उपराष्ट्रपति बन गया, ऐसा काम हो जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, तब भी जो है वो उसकी जो सदस्यता होगी राज्यसभा से ख़त्म हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। न्यायालय को उस चुनाव को रद्द कर दे या फिर जैसे ये बना दिए जाते हैं ऐसे बना दिए जाएं, ये अनुचित आचरण के कारण जो है निष्कासन हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ें ही हैं, अनिवार्यता की सेम चीज़ें दर बदल कानून वाली ही हैं। और जो आपकी योग्यता है वो आपको देख लेना है, एज देख लेना है। आगे देख लेते हैं लोकसभा के अधिवेशन के बारे में। लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन कम से कम साल भर में 2 बार होना चाहिए, यानी 6 महीने में 1 बार होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। और कोरम कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की बात की गई है, और लोकसभा अपने में से ही चुनती है, ठीक है। साधारण तौर पर यह किया जाता है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष जो होता है विपक्षी दल से संबंधित होता है। एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जब कोई लोकसभा में नया चुनाव होता है तो उसमें अध्यक्ष तो होते नहीं हैं, और जब नया चुनाव होता है तो जो पुराने अध्यक्ष होते हैं वो निकल जाते हैं। पुराने अध्यक्ष जो होते हैं उनकी अगर पार्टी हार गई तो निकल जाते हैं। तो नए सरकार में जो सदस्य सारे चुने जाते हैं, जो सीनियर पर्सन होता है उन्हें हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, और वो राष्ट्रपति के दिए हुए डेट पे वो जो इलेक्शन होता है लोकसभा अध्यक्ष का, तब तक वो उस पद पे रहते हैं। शायद 2 सेशन होते होंगे, उसके बाद फिर जो है उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर की बात हो गई। प्रोटेम स्पीकर कई बार यूपीएससी में प्रश्न बनाया हुआ है, और इसमें पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है या उसके कार्य क्या हैं। तो छोटे एग्जामों में पूछे सकते हैं ये। भारत में अध्यक्ष पद का प्रश्न 1921 से चला आ रहा है। सर्वप्रथम इस पद पर पैट्रिक वाइट को मनोनीत किया गया था। जीबी मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना शपथ संसद सदस्य के रूप में करते हैं, ना कि कोई इनका पद होता है। प्रत्येक नवीन लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। हमने चर्चा कर ली। लोकसभा अध्यक्ष के भंग होने के बाद भी नई लोकसभा तक अपने पद पर अध्यक्ष जो होता है वो बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में मत देने का अधिकार नहीं, केवल वह निर्णायक मत दे सकता है। जब कोई बिल आ गया, उस पर वोटिंग हुई, जैसे मान लो 20-20 वोटिंग दोनों पे होगी 40 वोटिंग में से, तो जो एक वोटिंग जो वो होगा आपका अध्यक्ष होगा, जहाँ दे देगा वही विधेयक को पास कर जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर को पद से हटाने संबंधी जो प्रस्ताव था 18 दिसंबर को लाया गया था। 1954 में पारित नहीं हो सका था। कई बार पूछा जाता है किसके लिए प्रस्ताव पहले लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा, उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। तो लोकसभा मैंने बताई, लोकसभा अध्यक्ष जो है दिए हुए डेट में राष्ट्रपति के प्रोटेम स्पीकर चुनाव करवाता है, वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष के कुछ कार्य हैं, कुछ पावर होते हैं। सदन का वो पहली बात तो मेन आदमी होता है, तो उसके पास ही सारे कार्य होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य संपूर्ण पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद द्वारा विधेयक पारित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ही प्रेषित करने का कार्य करता है। उसे प्रमाणित कर देता है कि हाँ, इस पर अब चर्चा हो चुकी है। संसद की समस्त कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी संचालित की जाती है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या ये सब जो मातृभाषा में करने के लिए भी कह सकते हैं, उन्हें हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कठिनाई होती है उनके लिए। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष को सदस्यों को बोलने की अनुमति या समय निर्धारण करने का कार्य कर सकता है। वित्त विधेयक के संदर्भ में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। वही सिलेक्ट करता है कि ये जो है धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल 108 में दिया गया है, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद में किसी भी विषय पर समान मत अगर प्राप्त हो जाए तो अध्यक्ष का मत होगा वो निर्णायक होगा। किसी भी जो है विषय पर
लोकसभा की बैठक स्थगित करने और जो कोरम ना होने की स्थिति में सदन को सस्पेंड करने का अधिकार भी अध्यक्ष को दिया होता है। कोरम पूरा न 10% सदस्य भी ना आए, 55 लोग भी ना आए, और आपका सदन में सदस्यों के लिए स्थान निर्धारित करने का कार्य अध्यक्ष ही करता है। दल विरोधी अधिनियम को पालन करवाना, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करवाना, ये सारा किसका काम है? ये सारा लोकसभा अध्यक्ष का काम है। लोकसभा की शक्ति, लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने, पदमुक्त करने का अधिकार लोकसभा को दिया गया है। मंत्रिपरिषद को संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना होता है और वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक एक ही समय में एक ही व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। अगर वो जैसे राज्यसभा में चुना जाता है तो लोकसभा का पद छोड़ना पड़ेगा, और विधानसभा में चुना जाता है तभी पद छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक सदन का, दो सदन एक साथ नहीं रह सकता। यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बता देता हूँ मैं। तो अधिकतम 250 राज्यसभा की हो सकती है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, ठीक है। अधिकतम 552 हो सकती थी, लेकिन अभी 550 हो सकती है। 2 सदस्य निकाल दिए गए। फिर उसके बाद जो है अभी तो 543 है, ठीक है, 2 तो है ही नहीं, तो 543 सदस्यों की संख्या अभी है। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला। ओम बिरला है, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, इसमें राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, राज्य का महाधिवक्ता होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो हमारा वीडियो नंबर 5 होगा। मेरे हिसाब से 7 या 8 वीडियो में पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक जो एकदम याद करने वाले होते हैं उनके एक आध वीडियो और बना देंगे। तो पॉलिटी के जो आपके 5 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सक्सेस पाथ ऑनलाइन को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ।